हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। ये जो क्लास हमारी है 10th क्लास की पोएम्स के बारे में है। इस क्लास में मैंने 4 पोएम शामिल की हैं, तो बारी बारी से मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से ही कोई न कोई पोएम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट पोएम हमारी आज की रहेगी द ट्रीज। इसके पोइट हैं, पोइटेस कौन है? एड्रिन रिच हैं, पोइटेस हैं। यदि आपको एग्जाम में कोई थीम पूछता है, मेन आइडिया पूछते हैं, समरी पूछ लेता है, तो आपको यही आंसर लिखना है जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखते हैं क्या है इस पोएम का थीम। द पोएम द ट्रीज इज अबाउट डेकोरेटिव प्लांट्स। ये जो पोएम है हमारी किसके बारे में है? डेकोरेटिव प्लांट्स के बारे में है, सजावटी पौधों के बारे में है। दीज प्लांट्स आर ग्रोन इन स्मॉल पोट्स। ये जो पौधे हैं वे उगाए जाते हैं कहाँ पर? ये पौधे उगाए जाते हैं स्मॉल पोट्स में, छोटे छोटे गमलों में। ग्रोन माने उगाना। दे आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये जो पौधे हैं वे ज़्यादा लाभकारी नहीं हैं। किसके लिए? बर्ड्स के लिए या इंसेक्ट के लिए। मनुष्य ने तो घर की सजावट के लिए इन पौधों को उगाया है, वो तो उसका उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ज़्यादा लाभकारी नहीं है, उपयोगी नहीं है बर्ड्स के लिए और इंसेक्ट के लिए। क्यों नहीं है? बिकॉज जस्ट मिनट, एक मिनट, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। चलो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। क्यों उपयोगी नहीं है? बिकॉज दे डोंट गिव एनी शेड टू देम। क्योंकि ये जो पौधे हैं कोई ज़्यादा छाया नहीं देते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई जो छाया है वो प्रदान इंसेक्ट को या बर्ड्स को नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। देयर लीव्स रश टुवर्ड्स द ग्लास विंडो फॉर लाइट। इनके जो पत्ते हैं वे दौड़ते हैं, रस माने दौड़ना, टुवर्ड्स माने की तरफ, ग्लास विंडो माने खिड़की का कांच, लाइट माने प्रकाश। ये जो पौधे लगे हुए हैं उनके पत्ते प्रकाश लेने के लिए, सूर्य का प्रकाश लेने के लिए खिड़की में लगे हुए कांच की तरफ दौड़ रहे हैं, मतलब झुके हुए हैं। दिस इज ए सिंबॉलिकली पोएम। कैसी पोएम है ये? प्रतीकात्मक पोएम है। प्रतीकात्मक का मतलब है कि कवित्री ने क्या किया है? प्रतीक के रूप में इसको प्रयोग किया। किसको प्रतीक माना है? पेड़ पौधों को किसका प्रतीक माना है? ठीक है, और फॉरेस्ट को किसका प्रतीक माना है? आगे देखते हैं। द ट्रीज आर सिंबल ऑफ वीमेन। जो पेड़ हैं, जो पौधे लगे हुए हैं घर में, वो किसके सिंबल हैं, किसके प्रतीक हैं? वीमेन के, औरतों के सिंबल हैं। द ट्रीज आर सिंबल ऑफ वीमेन। द फॉरेस्ट इज द सिंबल ऑफ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मैन। और ये जो जंगल है वो प्रतीक है उस समाज का, सोसाइटी माने समाज, उस समाज का प्रतीक है जिस पर आदमी का अधिकार है। डोमिनेटेड का मीनिंग कहता है अधिकार करना। ठीक है। द ट्रीज आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द हाउस। ये जो पौधे हैं वे घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मूव आउट माने बाहर निकलना। द पोएटेस सेज दैट, कवित्री कहती है कि द फॉरेस्ट आर मीनिंगलेस विदाउट ट्रीज। कवित्री का कहना है कि जो जंगल हैं, फॉरेस्ट क्या है? मीनिंगलेस हैं, अर्थविहीन है, उनका कोई महत्व नहीं है। विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के। यदि जंगल में पेड़ ही नहीं है तो जंगल कैसा? ठीक है, अर्थविहीन हो जाएगा। सिमिलियर क्या है? मतलब ऐसे, बिल्कुल सिमिलियरली। सोसाइटी इज इनकम्प्लीट विदाउट वीमेन। हमारा जो समाज है वो भी बिना औरतों के अधूरा है, इनकम्प्लीट है। The poetess is happy to see that the women are moving out of the walls of the houses. लेकिन कवित्री यह जानकर बड़ी खुश होती है, हैप्पी माने खुश होना, क्या जानकर, क्या देखकर खुश होती है कि जो आधुनिक जो औरतें हैं, ठीक है, वर्तमान समय में जो औरतें हैं वे घर से बाहर निकल रही हैं, घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं हैं, वे घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर अपने स्वतंत्रता का वो क्या कर रही हैं? एंजॉय कर रही हैं, या अपनी स्वतंत्रता का वो क्या कर रही हैं? उपयोग कर रही हैं। ठीक है। दे आर एंजॉइंग इक्वल राइट्स विद मैन। राइट्स माने अधिकार। अब उनको भी अपने अधिकारों का पता चल गया है, तो वे आदमी की तरह ही अपने अधिकारों का भी आनंद ले रही हैं
उनका सदुपयोग वो कर रही हैं। जैसे पहले जो समाज था उसमें औरतों को ज़्यादा क्या थी, छूट नहीं थी, ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन आज जो औरतें हैं वे केवल 4 दीवारी तक सीमित नहीं हैं, वे हर फील्ड में आदमी से आगे हैं या कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ वो चल रही हैं। तो ये थी हमारी पोएम जो कि एक सिंबॉलिक पोएम थी, ठीक है, ट्रीज। नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि कैसे हम जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं, जंगली जानवर, ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख लेना, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स लिख देता हूँ मैं भी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये रह गया था एनिमल्स, ठीक है। तो ये हमारी पोएम का नाम हो गया हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज ए ह्यूमरस पोएम, कैसी कविता है ये, एक मजाकिया कविता है। ह्यूमरस का मीनिंग क्या होता है, मजाकिया। इट सजेस्ट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ये इस बात को बताती है कि किस प्रकार से हम जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल माने जंगली जानवर, ठीक है। द एशियन लायन इज ए लार्ज बीस्ट, कवि जो क्या करते हैं, अलग अलग जानवरों की अलग अलग पहचान आपको करा रहे हैं। तो एशियन लायन जो होता है इज ए लार्ज बीस्ट, वो एक बड़ा जानवर होता है। ही इज ऑफ ब्राउनिश येलो कलर, उसका कैसा रंग होता है, भूरा रंग होता है, ठीक है, भूरा, ब्राउनिश माने भूरा, येलो कलर मतलब पीला भूरा रंग उसका होता है। इट इज फाउंड इन वेस्टर्न कंट्रीज, ये कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में इसको देखा जा सकता है या वहाँ ये पाया जाता है। हिज रोर इज वेरी लाउड, इसकी जो दहाड़ होती है, रोर माने दहाड़ना, इसकी दहाड़ बहुत ही ऊंची होती है, लाउड होती है, लेकिन कैसी होती है वो, टेरिफाइंग, डरावनी होती है, भयानक होती है। द बंगाल टाइगर रोर्स इन द फॉरेस्ट, ऐसे ही दूसरे जानवर की बात की है, बंगाल टाइगर की रोर्स करता है, वो भी दहाड़ता है, कहाँ पर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इट लुक्स नोबल, लेकिन यह कैसा दिखता है, नोबल दिखता है, ज़्यादा खूंखार नहीं दिखता है। हिज कलर इज येलो, उसका रंग कैसा है, येलो है, पीला है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिस पर क्या है, काली काली ऐसी पट्टियां सी बनी हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बात कर रहा है कवि अगले जानवर की, तो अगला जानवर क्या है, लेपर्ड, तेंदुआ जो है। हैज स्पॉट्स ऑन हिज स्किन, उसकी त्वचा पर क्या है, स्किन मान त्वचा, स्पॉट्स हैं, छोटे छोटे धब्बे ऐसे धब्बे धब्बे से बने हुए हैं, ठीक है। एज सुन एज ही सीज समवन ही लिप्स एट हिम, लिप्स माने उछलना, जैसे ही वह किसी व्यक्ति को देखता है, किसी जानवर को देखता है, क्या करता है, लिप्स करता है, उछलता है उसके ऊपर। देन तब, देन द पोइट टेल्स अबाउट द बियर, फिर उसके बाद कवि किसकी बात कर रहा है, बियर की बात कर रहा है, भालू की बात करता है। व्हेन ए ह्यूमन बीइंग कम्स नियर हिम, जब भी कोई व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग माने मनुष्य, मानव, उस भालू के नजदीक आता है, ही इम्ब्रेसिज हिम, उसको गले लगा लेता है, आलिंगन कर लेता है इसको, ठीक है। इम्ब्रेसिज माने गले लगाना, कैसे, प्यार से नहीं, जोर से, टाइटली माने जोर से उसको क्या करता है, दबाता है। फिर नेक्स्ट जानवर कौन सा है, क्रोकोडाइल। द क्रोकोडाइल कम्स विद टीयर्स इन हिज आईज, क्रोकोडाइल आता है अपनी आंखों में आंसू लेकर, ठीक है। गिरगिट, क्रोकोडाइल का होता है गिरगिट। बट हैना कम्स विद स्माइलिंग फेस, लेकिन जो हैना है, लकड़बग्गा जो है, वो अपना चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आता है। द कैमेलियंस रिजेंबल्स टू ए लिजर्ड्स, ये जो कैमेलियन होता है वो किसके जैसा होता है, रिजेंबल माने के जैसा होना, लुक्स लाइक टू लिजर्ड्स, वह छिपकली के जैसा होता है, ठीक है। इट कीप्स चेंजिंग इट्स कलर, यह अपने कलर को सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से अपने कलर को ये चेंज करता रहता है। अब आते हैं थर्ड पोएम पर, अमंदा, बड़ी प्यारी पोएम है ये, रॉबिन क्लिन ने इसको लिखा है। अमंदा इज ए ब्यूटीफुल पोएम, ये बड़ी ही एक सुंदर कविता है, रिटन बाय रॉबिन क्लिन। दिस पोएम इज अबाउट द व्यूज ऑफ अमंदा अबाउट लिबर्टी इन लाइफ, ये जो पोएम है अमंदा के
स्वतंत्रता के बारे में है कि अमंदा का जीवन में स्वतंत्रता कैसी चाहती है, मतलब अमंदा का स्वतंत्रता के बारे में क्या व्यू है, क्या विचारधारा है। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, इस कविता का सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, दैट चिल्ड्रन लव फ्रीडम, कि जो बच्चे होते हैं वे स्वतंत्रता से प्यार करते हैं। वैसे तो सभी को स्वतंत्रता अच्छी लगती है, लेकिन जब बच्चे टीनेज में आ जाते, किशोर अवस्था में आते हैं, तो उनको अपने पेरेंट्स की वीरों का टोपी जो है वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें तो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को उनके भले के लिए ही डांटते हैं या उनको समझाते हैं। ठीक है, तो इस कविता के अंदर भी अमंदा को उसका माता या पिता में से कोई एक क्लियरली नहीं बताया गया इसमें कि पेरेंट जो है कोई भी एक माता या पिता में से उसको बार बार समझा रहा है ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, लेकिन अमंदा को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती, तो कैसा वो अपने आप को महसूस करती है। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट चिल्ड्रन लव फ्रीडम, इस कविता का मुख्य विचार क्या है कि वे बच्चे जो होते हैं वे स्वतंत्रता को प्रेम करते हैं, चाहते हैं। दे डोंट वांट एनी रिस्ट्रिक्शन, उनको किसी प्रकार की कोई बाधा अच्छी नहीं लगती है। रिस्ट्रिक्शन माने बाधा। ठीक है, दे लाइक टू लिव लाइफ इन देयर ओन वे, अपने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं वे। हियर अमंदा इज इंस्ट्रक्टेड बाय हर पेरेंट, मतलब माता या पिता में से कोई एक होता है, इसको पेरेंट बोलते हैं। और अब इस पोएम में शायद मदर ही है जो अमंदा को समझा रही है, इसलिए ब्रैकेट में मदर भी लिखा है। आप चाहे तो पेरेंट लिखें या मदर लिखें। ठीक है, हेयर यहाँ पर अमंदा इज इंस्ट्रक्टेड, अमंदा को निर्देश दिए जाते हैं किसके द्वारा, उसकी माँ के द्वारा। सी इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बाइट हर नेल्स, उसको क्या करने के लिए कहा गया है, उसको निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने नाखूनों को न काटे। बाइट हर नेल्स माने नाखून मतलब कुतरना, जिसे बच्चे नाखून कुतरते रहते हैं, किससे, अपने दांतों से। ठीक है, और क्या कहा है, नोट टू हंच हर शोल्डर, अपने कंधों को न उकसाए, ऐसे कंधों को वो न उकसाए, नाखून कैसे वो न काटे, ऐसे उसको न करने के लिए बोला गया है। ठीक है, एंड नोट टू ईट चॉकलेट, और चॉकलेट न खाने की मनाही की गई है। तो बड़ी जाती हो ही, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन जो माँ बाप होते हैं वो एक्सेस को रोकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो तो जो सहन लायक होता है वो तो कर ही लेते हैं, मान ही लेते हैं आपकी सारी बातें, लेकिन जब एक्सेस हो जाते किसी बात की तो वो आपको रोकते टोकते, तो आपको अपने माता पिता की बात को मान लेना चाहिए। ठीक है, तो अमंदा कैसा व्यवहार करती है अपनी माँ के बार बार टोकने पर। सी इज इंस्ट्रक्टेड, फिर उसकी माँ उसको कहती है टू सिट स्ट्रेट, कि सीधी बैठी, कमर को झुका कर नहीं बैठना, सीधे बैठना। टू फिनिश हर होमवर्क, कि पहले अपना होमवर्क पूरा करो। टू टाइडी हर, यहाँ पर टाइडी 2 बार लिखा, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, चलो आप काट लेना। टू टाइडी हर रूम, कि अपने कमरे को साफ करें, उसको जचाए, सुंदर रखे। एंड टू क्लीन हर शूज, और अपने जूतों को भी वह साफ करे। ठीक है, ऐसा उसको करने के लिए वो बोलती है। नेक्स्ट देखो क्या कहती है आगे, उसको क्या बोला, भी तो अपने कमरे को साफ कर, क्लीन हर शूज, अपने जूते भी साफ कर। अमंदा डजंट लाइक ऑल दिस, लेकिन अमंदा को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। सी विशेज दैट सी शुड बी एन ऑर्फेन, वे इच्छा जताती है, अरे काश में ऑर्फेन होती, मतलब अनाथ होती। ऑर्फेन माने अनाथ, कि मेरे माता पिता कोई नहीं होते, मैं अनाथ होती, मुझे कोई रोकता टोकता नहीं। सी इमेजिन्स, वह कल्पना करती है। हर सेल्फ टू बी रूपेंजल, वह अपने आप को रूपेंजल मानती है। ठीक है, शी वांट्स दैट सम प्रिंस विल कम टू डू हर फ्री, वह ये चाहती है कि उसको स्वतंत्र कराने के लिए कोई राजकुमार आएगा। ठीक है, रूपेंजल को जैसे एक राजकुमार ने स्वतंत्र कराया था, वैसे ही मुझे भी कोई स्वतंत्र कराने के लिए कोई राजकुमार आएगा। काश मैं क्या होती, रूपेंजल होती। ठीक है, अमंदा न होकर मैं क्या होती, रूपेंजल होती। सी वांट्स दैट सम प्रिंस विल कम टू डू हर फ्री, वो ये क्या चाहती है कि उसका कोई राजकुमार उसको स्वतंत्र कराने के लिए आए। 10 इस प्रकार से अमंदा इज एन इमेजिनेटिव एंड केयरलेस गर्ल। अब आप कह सकते हैं अमंदा कैसी लड़की है, इमेजिनेटिव है, मतलब कल्पना में रहने वाली लड़की है, लेकिन केयरलेस गर्ल है, लापरवाह लड़की। नेक्स्ट पोएम हमारी है फोग, छोटी सी पोएम है, तो कार्ल सैंडबर्ग ने इसको लिखा है। इन द पोएम फोग, इस कविता के अंदर, फोग नामक कविता में, द पोएट कार्ल सैंडबर्ग हैज पोर्ट्रेट
द नेचर एंड इट्स साइलेंट वर्किंग। यहाँ पर कवि ने क्या किया है, प्रकृति जो अपने काम में हमेशा लगी रहती है लेकिन वो साइलेंट वर्किंग करती है, ठीक है, मतलब चुपचाप लगी रहती है दिन रात, ठीक है, प्रकृति अपने काम में लगी रहती है। इस चित्रण को यहाँ पर कवि ने बताया है। Here the poet gives a comparison of the fog and cat। यहाँ पर इस कविता के अंदर कवि ने कंपैरिजन किया, तुलना की है फोग की, ठीक है, किसके साथ, धुंध की तुलना किसके साथ की है, एक कैट, एक बिल्ली के साथ की है। द फोग कम साइलेंटली। आप सुबह देखते हैं, अब तो सर्दी का मौसम है, फोग आपने देखी है, क्या वो शोर करते हुए आती है, नहीं, बिल्कुल नहीं आती। कैसे आती है, साइलेंटली आती है, बिल्कुल चुपचाप आती है। आप रात को सोते हो सकता है उसमें फोग ना लगी हो, लेकिन आप जैसे ही सुबह उठते हैं आपको सुबह सुबह फोग नज़र आ जाती है, तो आपको पता भी नहीं लगता कि वो कब स्टार्ट हुई है, ठीक है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जो नेचर है अपने काम में हमेशा लगी रहती है। तो फोग जो है बड़ी साइलेंटली आती है एंड स्लोली, धीरे धीरे आती है, लाइक ए कैट, एक बिल्ली की भांति। आपने बिल्ली की एक्टिविटी देखी कभी, बिल्ली बिल्कुल धीमे 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 आती है और अपने लक्ष्य पर वो नज़र टिकाए होती है, ठीक है, चाहे उसने कोई चूहा देखा या उसकी कहीं से दूध को उसने चुराना हो, ठीक है, दूध पीना हो, तो अपने लक्ष्य पर उसकी नज़र है। ऐसे ही फोग आती है, धीरे धीरे साइलेंटली आती है, स्लोली आती है। इट सिट्स साइलेंटली एज ए कैट डज, और वैसे ही बैठ जाती चुपचाप जैसे कि कोई बिल्ली बैठ जाती हो। इट लुक्स ऑल अराउंड, जैसे चारों तरफ बिल्ली देखती है कोई है तो नहीं, ठीक है, तो मौका लगे तो दूध पी लूँ। तो ऐसे ही जो फोग है वो भी आती है, सब तरफ जो फैल जाती है। देन इट मूव्स ऑन एज क्वाइटली एज इट हैड कम, जैसे धीरे धीरे आई थी वैसे ही धीरे धीरे ये चली भी जाती है। क्यों, आपको पता है, धुंध आती है तभी शोर नहीं होता है, धुंध जब जाती है तभी शोर नहीं होता, और बिल्ली भी अपना काम निकाल कर चुपके से निकल जाती है, ठीक है। Thus the poet describes the movement of fog by using the metaphor of a cat। इस प्रकार से कवि ने एक कैट के मेटाफर के द्वारा, रूपक के द्वारा फोग की मूवमेंट को बताया, उसकी गतिविधि को बताया, ठीक है। तो ये थे हमारे पोएम्स। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कहीं डाउट रहे तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें और मुझे उम्मीद है आपको ये पूरे जो 5 मार्क्स की जो आपके एग्ज़ाम में आएगी, आपको पूरे मार्क्स आपको दिलाएंगे, ठीक है। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो तक आप इनको याद करें, जल्दी मैं आपके लिए कोई दूसरी जो वीडियो है वो लेकर आऊँगा, ठीक है। बाय सभी को।